नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा ही पता है कि हमारे अभी साइकोलॉजी के वीडियो आ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो है रीट के वो बिल्कुल ही हमारे नज़दीक आ चुके हैं। 25 अप्रैल तारीख भी फिक्स हो चुकी है और साथ ही एग्ज़ाम सेंटरों का निर्धारण भी कर दिया गया है। आपको पता होगी ये बात अच्छी तरीके से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए लेके आए हैं बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंट टॉपिक। दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो आपके साइकोलॉजी के रीट लेवल 1 और सेकंड में तो जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ जितने भी टेट या फिर यूँ कहें कि शैक्षिक दृष्टि से या शैक्षणिक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में साइकोलॉजी से सब्जेक्ट पूछा जाता है और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आते हैं। उन्हीं में है एक बुद्धि। ये भी साइकोलॉजी का ही एक टॉपिक है जो आपके अधिकांश एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। इसके अलावा आप मान लीजिए आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रीट लेवल 1 और मतलब जितने भी एग्ज़ाम है सेकंड रीट लेवल सेकंड के, उन सभी की तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं। और आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि साइकोलॉजी का जो सिलेबस है रीट में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इतना सिलेबस पढ़ना 3 महीने में तो लगभग संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पढ़ सके तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसके पास समय कम है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना ही बेहतरीन होगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा होने की वजह से हम ज़्यादा नहीं कवर कर सकते। इसलिए हमें रीट लेवल 1 और सेकंड के लिए जो सिलेबस पढ़ना है साइकोलॉजी का वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट ही पढ़ना है। न तो ज़्यादा पढ़ना है न ही कम पढ़ना है। ठीक है। और इसी शॉर्ट एंड स्वीट पढ़े हुए में ही हमें नंबर भी निकालने हैं और एग्ज़ाम भी पास करना है। यही हमारा उद्देश्य भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि मैटर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं हो और छोटा भी नहीं हो और आपका जो टॉपिक है वो पूरा सिलेबस भी कवर कर जाए एग्ज़ाम के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का ये वीडियो है जिसका नाम है बुद्धि। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट सेकंड, उसमें हम बुद्धि से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से दोस्तों आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इसे लाइक भी करना है। साथ ही अपने उन साथियों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिएगा जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, ताकि वो भी इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का फ़ायदा ले सके और इनसे लाभान्वित हो सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसका नाम है बुद्धि। क्या है? बुद्धि, जिसका नाम है बुद्धि। बुद्धि तो आप सभी अच्छे तरीके से जानती हैं कि बुद्धि क्या होती है। सभी विद्वान या मनोवैज्ञानिक है अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से बुद्धि का अर्थ लगाते हैं कि बुद्धि क्या है। कोई कहता है कि बुद्धि वो है जो किसी व्यक्ति की योग्यता को बताती है, या फिर कोई कह देता है कि बुद्धि वो है जो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उपयोगी है। तो उन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि बुद्धि होती क्या है। ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा आपको, और साथ ही इसे आपको पता ही है शेयर भी करना है, तो वो भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, वो वक्त आ गया है, अब हम बुद्धि के बारे में जान लेते हैं कि बुद्धि का अर्थ क्या होता है। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बुद्धि समायोजन, विचार करना, या जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती है या चिंतन की क्रियाएं होती है, ये सभी क्या होती है? बुद्धि का ही परिणाम होती है। यानी कि मनुष्य जो भी सोचता है, विचार करता है, जो भी तर्क देता है, या फिर किसी भी समस्या का समाधान करता है, या फिर
या फिर ऐसे वातावरण में वो चला जाता है जो वातावरण उसके अनुकूल नहीं हो, और वो वातावरण क्या करता है, उसे समायोजन करने में मदद करते। ये सभी किसी का परिणाम होता है, ये सब जो परिणाम होता है दोस्तों वो होता है बुद्धि का। ठीक है, तो बुद्धि क्या हो गई, बुद्धि में वे सभी चिंतन क्रियाएं या मानसिक क्रियाएं शामिल हो जाती है जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होती है, जो हमें विचार करने पर मजबूर कर दे। वो परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती है जो हमें विचार करने पर मजबूर कर दे। वही क्या है, बुद्धि है। क्या है दोस्तों, वही है बुद्धि। अब बुद्धि तो आ गई, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं भी है जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है और जो एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है। उन्हीं परिभाषाओं को हमने इस यहाँ पर रखा है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपको ये परिभाषा अच्छे से पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे परिभाषा हमें याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो परिभाषा आती है दोस्तों वो आती है वुड्रो की। किसकी आती है, वुड्रो की। किसकी आती है, वुड्रो की। वुड्रो कहता है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। यानी कि मनुष्य जब भी ज्ञान का अर्जन कर सकता है जब उसके पास बुद्धि है। ये परिभाषा में इस लाइन ये कहना चाहती है। अगर मनुष्य में ज्ञान को अर्जन करने की योग्यता है, उसे संचित, उसे एकत्रित करने की योग्यता है, तो वही क्या है, बुद्धि है। ये परिभाषा किसने दी है, वुड्रो ने। तो दोस्तों परिभाषा याद करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है, वो होता है कीवर्ड। हर परिभाषाओं में कीवर्ड होते हैं जो परिभाषाओं को, मनोवैज्ञानिकों की जो अलग अलग परिभाषाएं होती है उनको विद्वानों के हिसाब से अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए वुड्रो ने कह दिया कि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता क्या है, तो ज्ञान का अर्जन करने की बात कौन कर रहा है, वुड्रो कर रहा है। तो ये कीवर्ड है इस डेफिनेशन में जो हमें याद करना है बुद्धि के बारे में। ये ज्ञान का अर्जन करने की बात कौन करता है, वुड्रो करता है। ठीक उसी तरह से दूसरी परिभाषा दी है ट्रमन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रमन ये कहता है, क्या कहता है ट्रमन, ट्रमन ये कहता है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो विचार हमें दिखाई नहीं देते, अमूर्त है, उनके बारे में यदि हम चिंतन करते हैं या हमारा मस्तिष्क चिंतन करता है तो वही क्या है, योग्यता है। ये परिभाषा किसने दी है, बुद्धि ने। इस परिभाषा में दोस्तों कीवर्ड है, वो है अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन। इसके बारे में ये कीवर्ड आ गया। देखिए दोनों में अलग कर दी ना परिभाषा को। वुड्रोप में क्या था, ज्ञान का अर्जन, और ट्रमन वाली में क्या है, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन। तो परिभाषाओं को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि कीवर्ड कैसे निकाला जाए। कीवर्ड निकाल लेंगे तो परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ कहता है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वही कीवर्ड यहाँ पे याद रखना है। वुडवर्थ क्या कहता है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कौन कहता है, वुडवर्थ कहता है। नेक्स्ट परिभाषा है दोस्तों बंकिंगम की। बंकिंगम की किसकी है, बंकिंगम की। इनमें से आपको ट्रमन और वुडवर्थ ये दोनों परिभाषाएं तो आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी भी जाती है। ठीक है, बंकिंगम, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बंकिंगम ने क्या बोला है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगर मनुष्य के पास बुद्धि है तो वो सीख जाएगा, और सीखने से उसमें जो योग्यता विकसित होगी वही क्या होगी, उसकी सीखने की योग्यता। वो क्या कहलाएगी, बुद्धि कहलाएगी। ये किसने ये कहा है, बंकिंगम ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है दोस्तों डियरबोन की। डियरबोन बोलता है कि बुद्धि सीखने या अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। कीवर्ड आ गया, सीखने या अनुभव से लाभ उठाना। कौन कहता है, डियरबोन कहता है। डियरबोन ने कहा कि बुद्धि सीखने या अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। ये इसकी डेफिनेशंस थी। ये 5 डेफिनेशंस बताई है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी डेफिनेशंस है लेकिन अधिकांश जो डेफिनेशंस पूछी गई है आपके एग्जाम में यही पूछी गई है बार बार। ठीक है, तो हमें ये डेफिनेशंस अच्छे से याद करनी है क्योंकि बुद्धि से जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल ही नॉर्मल और सीधा सा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जल्दी कि वो किस तरीके से आते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करना पड़ता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक कर दीजिए जल्दी से ज़्यादा
लाइक भी कर दीजिए, उसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि आनंद आ जाए पढ़ने में और पढ़ाने में। यही मेरा मकसद है और यही आपका उद्देश्य भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अर्जन किया जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारी परिभाषाओं की बात, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों बुद्धि से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके सत्य या असत्य के रूप में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमें इन फैक्ट को भी ध्यान रखना है। ये फैक्ट है दोस्तों फर्स्ट नंबर का। इसमें कहा गया है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है? जन्मजात शक्ति है, यानी कि बुद्धि क्या है? इसके अलावा प्राकृतिक शक्ति भी, जन्मजात की जगह प्राकृतिक भी लिख के आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि बुद्धि क्या है? जन्मजात शक्ति है। कैसे है? बुद्धि मनुष्य में जन्म से ही विकसित हुई रहती है, या फिर यूँ कहे कि जिस समय में बच्चे का जन्म होता है तो उसमें समय, या फिर यूँ कहें कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है तो अपने साथ बुद्धि लेकर आता है, यानी कि बुद्धि उसके साथ विद्यमान होती है, लेकिन वो पूरी परिपक्व अवस्था में नहीं होती है। जैसे जैसे बालक का विकास होता चला जाता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि में परिपक्वता आती जाती है, और जिस वातावरण में वो रहता है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो बुद्धि क्या है? यहाँ पे एक जन्मजात शक्ति है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बुद्धि पर आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बुद्धि पर आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी ध्यान रखना है कि बुद्धि पर आनुवांशिकता का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन लिंग की भिन्नता का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? लिंग की जो भिन्नता होती है, किसकी? लिंग की जो भिन्नता होती है ना, लिंग की भिन्नता, इसका प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है कि लिंग की भिन्नता का प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। इसके अलावा समायोजन की योग्यता है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बुद्धि क्या बताती है? हमें समायोजन करना बताती है। तो वो योग्यता विकसित करने में बुद्धि हमारी मददगार साबित होती है। इसके अलावा बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी कि वो चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में सोचना जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये सभी काम किसका है? बुद्धि का है। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में भी चिंतन करती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है सीखने की योग्यता। अभी हम ऊपर इसके संबंध में बात कर चुके हैं कि बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। जल्दी से अपना हाथ उठा दीजिए और थम्स अप कर दीजिए इस वीडियो के आगे, लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए, साथ ही अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लीजिए इस चैनल पर, ताकि पढ़ने में अलग ही आनंद आ जाए और मैं भी आपके लिए इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो लाता रहूं जो आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट आता है दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव भी बुद्धि पर पड़ता है। इस पे भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वंशानुक्रम और वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। बालक जिस तरह के वातावरण में रहेगा उसी तरीके के वातावरण का प्रभाव बालक की बुद्धि पर पड़ेगा। मान लीजिए कोई बालक निराशाजनक वातावरण में रहता है तो उसका विचार भी कैसे होंगे? नेगेटिविटी होगी उसके विचारों में, वो भी निराशा में हमेशा डूबा रहेगा। तो बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कि बुद्धि का जो विकास होता है ना, मुख्यतः किशोरावस्था तक होता है, यानी कि बालक की जो बुद्धि होती है वो किशोरावस्था तक पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती है। ठीक है, यह याद रखना है कि बुद्धि का जो विकास होता है बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक मुख्यतः होता है। हालांकि इसके बाद भी बुद्धि का विकास होता रहता है, लेकिन उसकी गति क्या होती है? धीमी हो जाती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखने एग्ज़ाम की दृष्टि से, इनसे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के नोट्स जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम जो है उसका नाम है t.me मीडियम प्लस एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप टेलीग्राम ऐप पर जाके इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
ये तो हो गई दोस्तों बुद्धि से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात। अब हम बुद्धि के प्रकार पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, देखिए बुद्धि का सबसे पहले प्रकार आता है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं थॉर्नडाइक ने? 3 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि। कौन सी? यांत्रिक या गामक बुद्धि। वो बुद्धि जो यंत्र से संबंधित होती है या यंत्र चलाने से संबंधित होती है। ठीक है, दूसरी बुद्धि बताई है अमूर्त बुद्धि, और तीसरी बुद्धि इसने बताई सामाजिक बुद्धि। इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चंस जो है इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के प्रकारों में से आए हैं एग्जाम में। ठीक है, गैरेट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बता दिए। अब ये बुद्धि कौन सी हो गई? मूर्त या स्थूल बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो दोनों ने लास्ट की 2 बुद्धि सेम बताई है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने तो बताई आंतरिक, गामक, अमूर्त और सामाजिक। गैरेट ने बताई मूर्त या स्थूल बुद्धि, यानी जिसे हम देख सकते हैं, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ये 2 मनोवैज्ञानिक है जिनसे बुद्धि के प्रकार बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब बुद्धि से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत आ रहे हैं दोस्तों। इन सिद्धांतों को बिल्कुल अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं, बार बार आ रहे हैं और पूछे भी गए हैं। रीट में भी आए हैं कुछ क्वेश्चंस है जो सीटेट के एग्ज़ाम में भी आए हैं। अब बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बुद्धि का सबसे पहली सिद्धांत आता है पदानुक्रमिक सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? बर्ट और वर्नन ने। किसने दिया था? बर्ट और वर्नन ने। किसने दिया था बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत? बर्ट और वर्नन ने। यहाँ पर हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा जो टॉपिक है उसमें मेस्लो का भी पदानुक्रमिक सिद्धांत आता है। तो एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए कि बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया, तो बर्ट और वर्नन ने दिया। और अगर ऐसा पूछा जाए कि अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया, तो मेस्लो ने दिया था। ध्यान रखिएगा, किसने दिया था? मेस्लो ने दिया था। ये हमें ध्यान रखना है। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत देने वाले कौन? बर्ट और वर्नन। ठीक है, बुद्धि का एक तत्व एक खंड सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वीने ने दिया था। इम्पोर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम में आ चुका है ये सिद्धांत कि एक खंड या एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वीने ने दिया था। इनके अनुसार बुद्धि क्या होती है? सिर्फ एक ही तत्व होती है, यानी कि एक ही तत्व के रूप में बुद्धि विद्यमान होती है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने भी दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत या उसको द्विकारक भी सिद्धांत कहलाते हैं या द्विखंड के नाम से भी आ सकता है। स्पीयरमैन ने दिया था दोस्तों, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? एक तत्व और जोड़ दिया बुद्धि में, स्पेशल, यानी कि एक तत्व और जोड़ दिया, विशिष्ट तत्व जोड़ दिया बुद्धि में। ठीक है, तो इस तरीके से वो द्वितत्व वाला सिद्धांत क्या हो गया? बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत हो गया, यानी कि त्रिकारक सिद्धांत या त्रिखंड सिद्धांत बन गया वो। तो बनाया किसने था इसे? स्पीयरमैन ने भी। तो हमें ध्यान रखना है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने ही दिए थे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत आता है दोस्तों बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत? थर्स्टन ने। एक खंड सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत, ये याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आता है एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत बुद्धि का त्रिआयामीय या त्रिविमीय सिद्धांत। किसने दिया था ये सिद्धांत? गिलफोर्ड ने दिया था। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी चुका है, बार बार आया है एग्जाम में कि बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। और कब दिया था? 1966। कब दिया था? 1967 में दिया था। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? इसने दिया था। दोस्तों गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में जो कुल कोष्ठ बताए थे वो कितने बताए थे? मौलिक रूप में 120 बताए थे। कितने बताए थे मौलिक रूप में? कुल कोष्ठ 120 बताए थे। लेकिन उसके बाद में इसने संशोधन किया और इसने
कोष्ठों की संख्या कितनी कर दी, 180 कर दी। कितनी कर दी, 180 कोष्ठ इसने त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत में बताए। ठीक है, हमें यह याद रखना है कि मौलिक रूप से तो कितने कोष्ठ थे, 120 थे। कितने थे, 120 कोष्ठ थे मौलिक रूप में, और बाद में कितने कर दिए संशोधन के द्वारा, 180 कर दिए। कितने कर दिए, 180 कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत दोस्तों, तरल और ठोस सिद्धांत। बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया था, ये केटल और हॉर्न, ये दो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट सिद्धांत आता है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। देने वाला कौन, थॉमसन। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, थॉमसन ने दिया था दोस्तों। ये याद रखने हैं हमें, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए सारे सिद्धांत। और भी सिद्धांत है लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिद्धांत ही दिए हैं हमने, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये सिद्धांत। है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या होती है, बहुकारक होती है, यानी कि मल्टीफैक्टर होती है। बुद्धि एक तत्व नहीं होती है, बल्कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ये कहा था थॉर्नडाइक ने। किसने कहा था, थॉर्नडाइक ने। अब नेक्स्ट सिद्धांत आता है बहुबुद्धि या बहुआयामी सिद्धांत। देने वाला कौन, हार्वर्ड गार्डनर। कौन था, बहुबुद्धि या बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये दोनों सिद्धांत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बुद्धि का यहाँ पे ध्यान रखना है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत तो कौन दे रहा है, थॉर्नडाइक दे रहा है। बहुबुद्धि सिद्धांत कौन दे रहा है, तो वो हार्वर्ड गार्डनर दे रहा है। कौन दे रहा है, हार्वर्ड गार्डनर दे रहा है। ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों बुद्धि से सिद्धांतों के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांतों तक के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। इसमें हमने अर्थ भी जान लिया, उसके प्रकार भी जान लिए, इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए बुद्धि चैप्टर जो है आपका साइकोलॉजी का, इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम में आए भी है और जिनके आने की संभावना भी बनती है। तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपको याद है ना, अच्छे से शेयर भी करना है, इसे लाइक भी करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके भी आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, कि आपकी कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि आपकी जो कमेंट आती है इससे हमें अभी प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध करवा सकें। ठीक है दोस्तों, अब हमारी मुलाकात जो होगी वो होगी नेक्स्ट वीडियो में। बुद्धि से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी आएगी, उसमें हम आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए चैप्टर को अच्छे से। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहे।